अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड भी मौसम फकर में खुश आमदीद। जनाब एक बार फिर काजी ने जनाब आज फिर अदालत लगाई है और आज की अदालत इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि आज इस अदालती कार्रवाई में काजी गरजा भी है और काजी बरसा भी है। अलबत्ता काजी के इस गरजने बरसने के बावजूद भी इस अदालती कार्रवाई के तीन ऐसे एस्पेक्ट हैं, तीन ऐसे पहलू हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और काजी के गरजने और बरसने के बावजूद इन तीन पहलुओं की अहमियत ख़त्म नहीं हो सकती। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो तीन पहलू कौन से हैं। पहला पहलू है जनाब लाइव स्ट्रीमिंग, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमेटी ने, और वो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के नतीजे में कायम हुई थी, उसने लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला किया था और इस बारे में का जो फैसले पर अमल दरामद भी हुआ था और कोर्ट रूम नंबर 1 की अदालती कार्रवाइयों को यूट्यूब चैनल के ऊपर अवाम की तवज्जो के लिए जनाब नशर किया जाता था। लेकिन आज ये मुसलसल दूसरा दिन है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई। कल इमरान खान साहब के मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई और आज फैसल वाउडा साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई। क्यों? ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पहलू भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जनाब इस कार्रवाई को अवाम के लिए एक थॉटफुल एस्पेक्ट बनाने के लिए तवज्जो क्यों नहीं दी गई। जबकि दूसरा पहलू आज की अदालती कार्रवाई का है, वो है जनाब आर्टिकल 19 का हवाला। और आर्टिकल 19 का हवाला अगरचे इस अदालती कार्रवाई से रिलेट तो करता है, लेकिन आज से चंद रोज़ पहले एक और आला तरीन शख्सियत ने पाकिस्तान एयरफोर्स की एक पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए भी आर्टिकल 19 का हवाला दिया था। तो आज के इस अदालती कार्रवाई के दौरान आर्टिकल 19 के हवाले का ताना बाना जाकर उसी एक तकरीब के साथ मिलता है। क्यों? ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल पहलू है। जबकि तीसरा पहलू है जनाब, वो है एक मशवरा या लाइन, जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। क्योंकि अदालती कार्रवाई के अंदर अगर जज और जज भी चीफ जस्टिस अगर खुद ये बात अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा करे कि आपको ये काम इस तरह नहीं इस तरह करना चाहिए था, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि पायन मुस्तकबिल दे भी तुसी ऐला काम करना है। भला वो काम कौन सा था? और अगर आपको इसके हवाले से तफसीलात दरकार हैं तो फिर हमें उसी अदालती कार्रवाई की तरफ तवज्जो को मबजूल कराना पड़ेगा जो आज इस्लामाबाद में हुई, कोर्ट रूम नंबर 1 में हुई, जिस अदालती कार्रवाई को हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। और मामला है फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिए जाने वाले अज खुद नोटिस का और इस अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने इस अदालती कार्रवाई को 2 हफ्ते के लिए मौखर करते हुए जनाब फैसल वाउडा साहब और जनाब मुस्तफ़ा कमाल दोनों को नोटिस भी जारी किए हैं, इनको ज़ाती हैसियत से तलब भी किया है और इनसे ये जो बातें उन्होंने की हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इसकी तफसीलात या इसके ऊपर जवाब भी तलब किया है। और ये तीनों की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। मामला ये है जनाब कि आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता है तो अदालती कार्रवाई के आगाज़ पर ही जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाते हैं जनाब आमिर रहमान साहब को और उनको बुलाकर ये पूछते हैं कि जनाब क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, क्या ये जो तौहीन अदालत है ये हुई है या नहीं। इस पर अटॉर्नी जनरल जो है वो उनको जवाब देते हैं कि मुझे जो वीडियो मिली थी उसके मुतल्लिका हिस्से में आवाज़ ही नहीं थी, कुछ चीज़ों को मैंने ख़बरों में सुना है। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा रिमार्क्स देते हैं कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आती है? अगर मुकदमा अदालत में ज़ेर इल्तवा हो तो इस पर राय दी जा सकती है। मेरे ख़िलाफ़ इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई लेकिन नज़रअंदाज किया। मेरे नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, लेकिन क्या आप इदारों की तौकीर को कम करना शुरू कर देंगे। उनका कहना था कि जनाब वकला, जजेस और सहाफ़ी सब में अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। बुरा किया है तो नाम लेकर कहें, मुझे तनकीद का निशाना बनाएं या किसी को भी तनकीद का निशाना बनाएं, इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दे सकेंगे। हो सकता है मैंने भी इस इदारे में 500 नकाइस देखे हों। क्या ऐसी बातों पर से आप अदलिया के वक़ार को कम करना चाहते हैं?
ادارے عوام کی ملکیت ہوتے ہیں، اداروں کو بدنام کرنا ملک کی خدمت نہیں، ادارے میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، میں کسی اور کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو بتائیں، تنقید کریں، ہم ہر روز اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر پر عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ چیخو پکار کر کے کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں مارشاء اللہ کی توثیق کرنے والوں کا کبھی دفاع نہیں کروں گا، اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی سزا دیگر ججز کو نہیں دی جا سکتی، بندوق اٹھانے والا سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو تقریر ہے اپنی، یا یہ جو جذبات پر مبنی گفتگو تھی، اس کو جاری رکھتے ہوئے حالیہ دنوں میں ان پر لگائے جانے والے الزام، جس کے اندر کمشنر راولپنڈی نے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کا ذمہ دار جناب چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عائد کیا تھا، اس کا بھی ذکر کیا اور یہ کہا کہ ایک کمشنر نے مجھ پر الزام لگایا۔ بھائی بتاؤ تو صحیح، چیف جسٹس کیسے دھاندلی کروا سکتا ہے؟ سارے میڈیا نے لیاقت چٹھا کے ان الزامات کو جو ہے وہ چلا بھی دیا۔ مہذب معاشروں میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، اس لیے وہاں توہین عدالت کے نوٹس نہیں ہوتے۔ چیخو پکار اور ڈرامے کی کیا ضرورت ہے؟ تعمیری تنقید کریں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ اور اس نقطے پر آ کر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایڈیشنل اٹرنی جنرل سے کہا کہ جناب ذرا آرٹیکل 19 تو پڑھیں، آرٹیکل 19 کس حوالے سے ذکر کرتا ہے؟ تو جناب پھر یہ آرٹیکل وہاں پر پڑھا گیا، اور جیسے ہی یہ آرٹیکل پڑھا جا رہا تھا تو مجھے وہ خیال آیا ذہن میں کہ اسی حوالے سے، اسی آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے، جب وہ کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں موجود تھے ایئر فورس کی، اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آرٹیکل 19 پڑھیں، ہمیں اپنی حد کا اندازہ ہے، ہمیں اپنی لمٹس کا اندازہ ہے، اور ہم اپنی لمٹس کو عبور نہیں کرنا چاہتے، آپ کو بھی اپنی لمٹس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اسی بات کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہ اور چیف آف آرمی اسٹاف دونوں ہی سیم پیج پر موجود ہیں۔ آرٹیکل 19 ہے جناب فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے، اور اس آرٹیکل کے اندر اس میں جو تحریر ہے وہ یہی ہے کہ جناب آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن ٹاکس اباؤٹ دی فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف دی پریس۔ ایوری سٹیزن آف پاکستان ہیز دی رائٹ ٹو ہولڈ اوپینینز، دا رائٹ آف express them and the right of speech. The law can be abrogate this right only in the interest of the glory of Islam and the integrity, security and defense of Pakistan, to maintain public order, decency and morality, or in relation to contempt of court and oblique or انکریمنٹ آف این اوفینس۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی آزادی ہے اظہار کی، یہ آزادی اظہار کو بلینکٹ آپ کو آزادی نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے آپ جو مرضی منہ میں آئے وہ بکواس کرنا شروع کر دیں، یہ آزادی محدود بھی ہے، اور اس آزادی کے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہیں، اور یہ پابندیاں ہیں خاص طور پر ڈیفنس سے ریلیٹ کرتی، سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتی، اور توہین عدالت یعنی عدالتوں پر تنقید سے یہ روکتی ہے آپ کو یہ آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن۔ لہٰذا جب بھی آپ کو تنقید کرنی ہے تو آپ کو آرٹیکل 19 کو ذہن میں رکھتے ہوئے تنقید کرنی ہے، اور اس کے بعد ہی وہ اہم ترین پہلو سامنے آتا ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ اگر آئین آپ کو اس بات کا جو ہے وہ پابند کرتا ہے کہ آپ نے کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو توہین کے زمرے میں آتی ہے، وہیں پر آئین کچھ لوگوں کو اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ اگر وہ کسی ایک مخصوص پلیٹ فارم پر جا کر اور اس پلیٹ فارم کا حصہ بنتے ہوئے کسی طرح کی رائے کا اظہار کرے تو وہ رائے کسی بھی قانونی کارروائی سے مبرہ ہوگی۔ یعنی وہ فورم ہے پاکستان کی پارلیمان، اور پارلیمان کے رکن یعنی رکن پارلیمنٹ کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر اپنی رائے بغیر کسی ہیل حجت کے، بغیر کسی ڈر خوف کے، کھلے دل کے ساتھ اور کھلے انداز سے کرے، اور پارلیمنٹ میں کی جانے والی کسی بھی تقریر کے اوپر پاکستان کی کسی بھی عدالت میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا ذکر چیف جسٹس آف پاکستان نے آج کیا ہے اسی سماعت کے
दौरान। और मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को इस बात का जो है ना वो लाइन दी है या मशवरा दिया है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाकर या प्रेस क्लब्स के अंदर जाकर तकरीरें करने से बेहतर है कि आप उस फोरम को इस्तेमाल करें जो आपको अवेलेबल है रुकन पार्लियामेंट होने की हैसियत से। और रुकन पार्लियामेंट होने की हैसियत से जनाब अगर आप वहां पर जाकर उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए किसी भी तरह की कोई बात करेंगे तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने का इम्कान नहीं है। और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि इसी हवाले से जिक्र करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना था कि तनकीद की एक हद होनी चाहिए। और फैसल बाउडा के बाद एक और साहब आ गए जिनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल। उन्होंने भुट्टो का जिक्र किया। भाई अगर हमने गलत किया है तो बताएं, भुट्टो के बारे में आपने क्या किया है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती तो मान ली। सिर्फ एक काम करना है कि इदारे को बदनाम करना है। आपने बड़ी जद्दोजहद कर दी तकरीर करके, लेकिन बेहतरी के लिए कोई भी तहरीरी तौर पर नहीं जाता। आपने तकरीर करनी है तो पार्लियामेंट में करें ना, प्रेस क्लब क्यों? ठीक है जी। आगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये कहते हैं कि क्या किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया यहाँ क्यों बोल रहे हैं? इनको बस सामीन चाहिए। फैसल बाउडा के बाद मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। दोनों ही अफराद पार्लियामेंट के अरकान हैं। ईवान में बोलते ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया? पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। हमें पता है हमारा इंडेक्स में नंबर 137 है या जो भी है, हमें उसका अंदाज़ा है, लेकिन इसके अलावा जो बात करनी है वो हमारे मुंह पर आके करें। और इसीलिए हमने फैसला किया है कि फैसल बाउडा और जनाब मुस्तफ़ा कमाल दोनों को नोटिस कर रहे हैं, दोनों को बुला लेते हैं और वो आएँ और आकर हमारे मुंह पर तनकीद करें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज की कार्रवाई का हुक्मनामा लिखवाया और हुक्मनामे के मुताबिक फैसल बाउडा और मुस्तफ़ा कमाल दोनों को अपनी बयानात की वजाहत करने की हदायत की गई है। नोटिस उनको जारी किए गए हैं। यह बात कही गई है कि बादुल नज़र में तौहीन अदालत हुई है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसका जवाब दें। और इसके साथ साथ मुत्तलका इदारों से फैसल बाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की रिकॉर्डिंग्स, उनके ट्रांसक्रिप्ट ये भी मंगवा लिए गए हैं। और इन दोनों से इस हवाले से बात पुरस की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि पाइन तानू मसला की सी। इंपॉर्टेंट बात जो तीसरा पहलू था वो थी लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से। आज भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई और मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइव स्ट्रीमिंग ना करने की वजूहात का ताल्लुक भी फैसल बाउडा साहब की तरफ से कल मुख्तलिफ टॉक शोज़ में जाकर अपने मौक़िफ़ पर स्टैंड लेने का इजहार था। और इस बात का इजहार था कि जनाब अगर कोई मेरी इज्जत के साथ खेलेगा, अगर कोई मेरी पगड़ी उछालेगा तो मैं उसकी पगड़ी को फुटबॉल बनाऊंगा। जो बात मैंने कही थी मैं उस बात पर कायम हूँ। और साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मेरे पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताने के लिए बहुत कुछ है। अरशद शरीफ कत्ल केस से लेकर अब तक मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है जो मैं उनकी गोश गुजार करना चाहूँगा अगर मुझे मौका मिला तो। और फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसकी कार्रवाई की जा सकती है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ऑफिशियल के ट्विटर अकाउंट से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर और उनको टाउट कहने की मुबैना तौर पर उस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। इमरान खान ने जब जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की थी और तौहीन अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कार्रवाई का आगाज किया गया था तो उस वक्त इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया था? क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से गुरेज भी किया गया और अदालत खुद इमरान खान की मौजूदगी में इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा करती रही और इमरान खान माफ़ी से गुरेज करते रहे, माफ़ी से इनकार करते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान के
सर से तौहीन अदालत की लटकती हुई तलवार को निहायत ही इज्जत और एहतराम के साथ उतारा गया क्यों? ये सवाल है जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से पूछे जाने चाहिए और बजा तौर पर पूछे जा भी रहे हैं, और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को इन तमाम सवालात के जवाब देने चाहिए। लेकिन चूंकि ये सवालात इस वक्त जहनों में मौजूद हैं, वो ज़ुबानें ऐसी इतनी मौजूद नहीं हैं जो इन सवालात को उठा सके, क्योंकि ये सवालात रियासत के निज़ाम और रियासत के निज़ाम की तरफ से तख्लीक किए जाने वाले लाडले और उस लाडले की मोहब्बत जो अब भी निज़ाम के बहुत सारे हिस्से हैं उनके अंदर पाई जाती है, और वो मोहब्बत इतनी ओपन है, इतनी नंगी चिट्टी है कि खुली आंख से भी नजर आती है। लिहाजा इस मोहब्बत के इजहार को छुपाने और इदारे और लाडले के ऊपर होने वाली तनकीद को ज़रा लोगों की नज़रों से ओझल रखने के लिए शायद आज भी लाइव स्ट्रीम से गुरेज किया गया। और मुझे इस तरह लगता है जैसे इस मुकदमे की कार्रवाई अब अगरचे मेरा ख्याल है कि शायद 15 जून तक मौखर की गई है, तो 15 जून तक भी जो है ना इस मुकदमे की जब दोबारा समाअत होगी, जब इनकी दोबारा जवाब तलबी होगी, तब भी इस मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होने का मतलब है कि आप खुद को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, और शायद खुद को कटहरे में खड़ा करने का जो हिम्मत है शायद वो इस वक्त किसी में मुझे नज़र नहीं आती। फैसल वाउडा इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके खड़े हैं। देखना यह है कि फैसल वाउडा साहब अपनी इसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ और अपने इसी स्ट्रॉन्ग बयानिए के साथ ही अदालत के रूबरू पेश होंगे, या फैसल वाउडा की तरफ से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आएगा। इस सवाल का जवाब हमें उसी वक्त मिलेगा जब फैसल वाउडा पेश होंगे, और पेश होकर उसी अंदाज से गुफ्तगू करेंगे जैसे वो कल मुख्तलिफ टॉक शोज़ के दौरान कर रहे थे। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।